हेलो फ्रेंड्स। तो आज के चैप्टर में देखेंगे हम निर्धनता एक चुनौती के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में जानेंगे क्या। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से जानेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता की परिभाषा को समझेंगे हम। उसके बाद जानेंगे कि निर्धनता क्यों है, क्या कारण है कि निर्धनता अब भारत में व्याप्त है, और इसके कारणों को समझेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जब हम कारणों को जान पाएंगे तभी तो हम इसके उपाय बताएंगे। तो इसके बाद हम समझेंगे कि निर्धनता को दूर करने के जो उपाय हैं उनको जानेंगे। इसके बाद निर्धनता एक चुनौती के रूप में किस प्रकार है और इस चुनौती का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन दोनों चीज़ों को हम साथ में ही समझेंगे, चुनौतियाँ और चुनौतियों का हमारे ऊपर प्रभाव। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि हमें इस चैप्टर में क्या समझना है, निर्धनता क्या है, क्यों है, इसके उपाय क्या हैं, और नेक्स्ट होगा चुनौतियाँ और चुनौतियों का हम पर प्रभाव। तो चैलेंजेस जो हैं उनका प्रभाव हम अपने ऊपर देखेंगे। बिल्कुल हम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अंत में हम प्रश्न और उत्तरों को भी हल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्यूचर टारगेट क्लासेस और मैं हूं आशुतोष शर्मा। तो स्वागत करता हूं आपका, और चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, निर्धनता एक चुनौती के रूप में। हमारे चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें तो हमारा जो ये चैप्टर का टॉपिक रहता है इसी से क्लियर हो जाती हैं। तो निर्धनता क्या है, निर्धनता क्या है? निर्धनता को हम आम भाषा में कहते हैं दोस्तों गरीबी। गरीबी किसके समक्ष चुनौती है? देश के समक्ष, समाज के समक्ष और लोगों के समक्ष। क्योंकि गरीबी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। तो इस चुनौती को हम कैसे पार कर सकते हैं, और तो इसके उपायों को भी हम जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं निर्धनता क्या है। तो निर्धनता की परिभाषा को हम समझते हैं। तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन का भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे तो अच्छा खाना नहीं खा सकता, पोषण वाला खाना नहीं खा सकता जिसमें पोषण हो, कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे मतलब जूते नहीं पहन सकता, अपनी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी उपलब्ध नहीं करवा सकता। जैसे शिक्षा हो गई, खाना हो गया, भोजन, इसके अलावा कपड़े हो गए, एक मकान हो गया। तो किसी व्यक्ति की एक बुनियादी सुविधा, जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं वो होती हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इन ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं निर्धन, और ऐसी स्थिति को कहते हैं हम निर्धनता। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? निर्धनता। तो निर्धनता को आपने जाना क्या होती है? कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम फ्रेंड्स? निर्धनता। निर्धनता का पर्याय देश, राज्य और क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है फ्रेंड्स। जैसे भारत में मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक 4 व्हीलर है, अर्थात एक कार है, तो हमारे यहाँ उसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता है, एक अमीर व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यदि हम इसी स्थिति को किसी अन्य देश में, जैसे चीन हुआ, अमेरिका हुई, तो यहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के पास कार है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ऊंची है, और वहाँ पर जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनके पास महंगी महंगी कई सारी कारें होती हैं। तो 1-2 कारों वाले व्यक्ति को तो वहाँ पर गरीब माना जाता है। तो हमने समझा कि क्षेत्र के हिसाब से जो निर्धनता होती है वो दोस्तों लगातार बदलती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं निर्धनता के कारणों की ओर। तो निर्धनता क्यों है? आखिरकार निर्धनता क्यों है? क्या निर्धनता को रोका नहीं जा सकता? निर्धनता के ऐसे क्या कारण हैं जिनको हम रोककर निर्धनता को कम कर सकते हैं? तो पहले हम समझते हैं निर्धनता के कारणों को, तभी तो हम उपाय की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। तो पहले चलते हैं निर्धनता के कारणों को देखते हैं। तो निर्धनता क्या है, के कारण क्या हैं? तो पहला कारण आता है दोस्तों, अगर
ऐसे विभाजित कर लें, थोड़ा वर्गीकृत कर लें, जैसे निर्धनता के कारण, राजनीतिक कारण, उसके बाद हम समझें कि सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप कारणों को एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आपको बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम राजनीतिक कारणों को जानते हैं। ऐतिहासिक कारण हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, इसके अलावा जो सामाजिक और आर्थिक कारण हो गए, तो इनको हम समझते हैं। ऐतिहासिक कारण समझते हैं पहले। तो ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन के दौरान फ्रेंड्स क्या हुआ कि आर्थिक जो विकास का जो स्तर था वो निम्न हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश से कपास खरीदते थे, हमारे देश के ही कर्मचारियों पर विदेशों में ले जाकर के, इंग्लैंड में ले जाकर के कार्य करवाते थे और उन्हीं वस्त्रों को महंगे दामों में हमारे ही देश में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी आय का स्रोत था वो उन्होंने हमसे छीन लिया। इसके अलावा हम पर महंगी चीज़ें थोपने लगे तो महंगाइयाँ बढ़ने लगी, जिससे हमारे देश में निर्धनता व्याप्त हो गई। तो जो ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन था उसने हमारे देश में निर्धनता को बहुत स्तर तक बढ़ाया। ठीक है, ऐतिहासिक कारण हो गया। अब दूसरा हो गया, दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गई, क्योंकि शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो वो व्यक्ति कमा भी सकता है, अपना भी रोजगार कर सकता है। तो शिक्षा का जो अच्छी शिक्षा ना होने का कारण केवल राजनीतिक कारण हो गया। तो शिक्षा हो गई। इसके अलावा आय में असमानता हो गई, कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा रहा है लेकिन कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं। जैसे हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश में जो अधिकांश पैसा है, करीब 90% जो पैसे हैं दोस्तों, 99%, वो करीब 1% लोगों के पास हैं, और जो 1% पैसा है दोस्तों वो 99% लोगों के पास है। तो जो पैसे का जो वर्गीकरण है वो बहुत असमान रूप से हुआ है, कई लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हैं। तो यह भी एक राजनीतिक कारण हो सकता है फ्रेंड्स। अगला चलते हैं, भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स भूमि जैसे जो संसाधन होते हैं, वैसे तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में जो भूमि संसाधन है उसकी विशेष रूप से कमी है, और उसके अलावा जो भूमि संसाधन है उसका जो वर्गीकरण है, उसका भी जो विभाजन है वो बहुत असमान रूप से किया गया है। किसी व्यक्ति के पास 100-150 बीघा ज़मीन है, किंतु कुछ लोगों के पास बिल्कुल भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो वो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनकी जो आय है वो बहुत कम है। तो यह भी एक कारण हो सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम सामाजिक कारणों की ओर चलें, राजनीतिक कारणों के बाद अगर हम सामाजिक कारणों की ओर चलें, तो समाज का ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है कि समाज के लोगों की या समाज की वजह से लोगों में निर्धनता व्याप्त होती है। तो सामाजिक कारण एक यह हो सकता है फ्रेंड्स, सामाजिक कारण हो सकता है जैसे बाल विवाह। यदि किसी बच्चे का विवाह 14 साल की उम्र में कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो वो कमाने लायक तो उसकी एज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, निर्धनता आएगी, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, बच्चों की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो फिर निर्धनता व्याप्त होगी। तो ये बाल विवाह एक कारण हो गया सामाजिक। इसके अलावा स्त्रियों का घर से बाहर ना निकलने देना एक बहुत बड़ी पितृसत्तात्मक सोच है फ्रेंड्स, उसकी वजह से महिलाओं को क्या है, घर से बाहर कार्य के लिए नहीं जाने दिया जाता। तो यह भी एक सामाजिक कारण है जो कि बहुत बड़े रूप में व्याप्त है पूरे देश भर में। इसके अलावा जो महिलाओं में शिक्षा का अभाव है वो भी एक कारण है फ्रेंड्स, सामाजिक। धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक पैसा खर्च करना, जैसे अनावश्यक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करना और उनमें अनावश्यक रूप से धन खर्च करना, तो इससे भी निर्धनता व्याप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति का उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सके, किंतु सामाजिक दबाव के कारण उसे अपने अनुष्ठानों पर अनावश्यक रूप से धन खर्च करना पड़ता है, तो उस पर क्या होगी, गरीबी हावी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वो गरीब निर्धनता के अंतर्गत दब जाएगा। आर्थिक कारण जाने तो आर्थिक कारण एक जो होता है वो अर्थव्यवस्था के उतार और चढ़ाव पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था हमेशा कम रहती है तो उस देश की हम समझ सकते हैं कि उस देश के जो लोग हैं वो निर्धन होंगे। तो आर्थिक कारण तो होते ही हैं फ्रेंड्स। चलिए, इसके अलावा एक अन्य कारण भी होता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं हम ऋणग्रस्तता, अर्थात कर्ज के तले दबना। ऋणग्रस्तता, किसी व्यक्ति ने किसी कार्य के लिए, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम रामू है, तो उसने किसी कार्य के लिए किसी से ऋण लिया और उसके जो ऋण है उसको ना लौटा नहीं पाया समय से, तो उस पर ब्याज चलेगा।
ब्याज के कारण वो निर्धनता के तले दब जाएगा। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ऋणग्रस्तता का एक बहुत बड़ा कारण हो गया। तो हमने कारणों को जाना, 4 भागों में विभाजित किया फ्रेंड्स। पहला था हमारा ऐतिहासिक कारण, जो कि हमने अंग्रेजों से समझा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार हम पर शासन करके हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको गिराया। राजनीतिक कारणों को जाना। इसके बाद हमने जो हमारे सामाजिक कारण है, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं जिनके प्रभाव से निर्धनता होती है उनको जाना। इसके अलावा जो आर्थिक कारण है उसको भी जाना और ऋणग्रस्तता को भी समझा। तो अब हम कारणों को अच्छे से जान गए हैं दोस्तों, तो हम चलते हैं अब हम अपने उपाय की ओर। क्योंकि कारणों को जानने के बाद ही किसी चीज़ के उपाय या सुझाव हम दे सकते हैं। तो उपाय जानते हैं फ्रेंड्स। तो पहला उपाय हो सकता है, क्योंकि जो उपाय है वो कारणों का ही एक प्रतिरूप है फ्रेंड्स। तो पहला उपाय हो सकता है कि लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सरकारी योजनाएं तो आती हैं किंतु हमें उनका लाभ नहीं मिल पाता। जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी कोई व्यवस्था बने, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर हो जिसकी मदद से हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल पाए। तो यह एक बहुत अच्छी पहल होगी। दूसरा कारण हो सकता है लोगों को शिक्षित करके जागरूक बनाया जाए। जो लोग हैं उनमें शिक्षा का प्रभाव बढ़े। लोग शिक्षित होने के लिए उत्सुक हों कि हमें भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अपने बच्चों को, बच्चियों को महिला शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। तो शिक्षा का जैसे प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे देश में जो आय है वो आय जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, लोगों के पास आय के संसाधन बढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक जो होगी वो निर्धनता कम होगी और जो लोगों में जो रिच लोग हैं उनकी संख्या देश में बढ़ेगी, अमीरों की। तीसरा कारण हो सकता है जैसे रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों को रोजगार मिल सकें। जैसे कई सरकारी योजनाएं फ्रेंड्स रोजगार के प्रति, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है जो फ्रेंड्स, तो उसके तहत लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसी योजनाएं आए कुछ। इसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट की योजनाएं फ्रेंड्स, तो उनका यदि लोगों को, उनकी वजह से यदि लोगों को रोजगार मिल सके तो इससे क्या होगा, जो लोगों में जो निर्धनता की से जो समस्या है, गरीबी से जो समस्या है वो कम होंगी। जैसे निर्धनता निरोधी उपाय हो गए बहुत से, निर्धनता के जैसे अंत्योदय अन्न योजना हो गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गई। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष हो गया। लोगों को जैसे किसान है तो किसानों पर जो देखा जाता है कि हमारे देश में किसानों की संख्या अधिक है और उन्हीं पर गरीबी अधिक है। तो यह यदि हम उनको जो खाद बीज है उनमें सब्सिडी दिला सकें, उनको सही वक्त पर बैंक से ऋण दिला सकें, तो वो अपना एक कृषि में जो है नवीनीकरण कर सकते हैं, कृषि को एक नए ढंग से कर सकते हैं जिससे हमारी जो आय होगी वो बढ़ सकेगी। तो ये एक और उपाय हो गया। महिलाओं को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें सब्सिडी दी जाए। तो हमने जान लिया इन कारण उपायों को दोस्तों। अब इन सब को जानने के बाद उपाय इन सब चीज़ों को आप साथ ही साथ नोट कर लें फ्रेंड्स। इन सब उपायों को जानने के बाद अब हम चुनौतियों की ओर चलते हैं कि इन उपायों के इम्प्लीमेंट में, मतलब क्रियान्वयन में जो समस्याएं आती हैं फ्रेंड्स, जो चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, वो क्या क्या हैं और इन चुनौतियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम चलते हैं चुनौतियों की ओर। पहला आता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में व्यापक असमानता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है तो इनमें जो राज्य असमानता है वो व्यापक रूप से फैली हुई है। जैसे किसी राज्य में शहरी क्षेत्र में जो निर्धनता है वो बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अधिक है। तो जो राज्य के स्तर पर जो असमानता है वो अभी व्याप्त है। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी योजना आएगी तो वो सबके लिए आती है। ऐसे थोड़ी किसी विशेष वर्ग को अपन उसमें लक्ष्य रखेगा, किसी योजना को आए सबके लिए आती है। किंतु जो मान लीजिए किसी राज्य में जो अधिक पैसे वाले लोग हैं उनकी संख्या अधिक है, तो जो वो क्या करेंगे, इन योजनाओं का अपनी ताकत और बल के प्रभाव से इन योजनाओं का लाभ ले लेंगे और गरीब व्यक्ति तक इनका योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो यह एक कारण हो सकता है।
ये बहुत विशाल चुनौती है हमारे सामने दोस्तों, जिसको हमने उपायों के जरिए पहले समय रखा है। आगे चलते हैं। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, जैसे लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगी। कैसे फ्रेंड्स? सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अपना रोजगार कर सकता है, कुछ नहीं तो अपने भरण पोषण को तो अच्छे से कर ही सकता है। तो इससे क्या हुआ, वो व्यक्ति है ना, तो उसका की जो निर्भरता है वो देश के ऊपर कम होगी और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इसके अलावा यदि शिक्षा और रोजगार पर गवर्नमेंट खर्च करे तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो अपना रोजगार, स्वरोजगार अर्थात इसके अलावा शिक्षित होकर सरकारी जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट फर्म में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अपना रोजगार में स्वरोजगार कर सकते हैं। अगला है सुरक्षा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना। लोगों को यदि सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, किसी काम में सुरक्षा उपलब्ध नहीं करेगी, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं, तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना, जैसे बैंकिंग सुरक्षा है। इसके अलावा जो डिफेंस सुरक्षा है, पुलिस व्यवस्था, तो उसका भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपना रोजगार करे, पैसे कमाए और कोई अन्य व्यक्ति उसे छीन ले सुरक्षा के अभाव के कारण, तो यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। चौथी कारण हो सकता है लैंगिक असमानता, भी एक निर्धनता का एक ऐसा मुख्य कारण है फ्रेंड्स, जो लगातार हमारे समाज में व्याप्त है। जैसे किसी पुरुष को किसी कंपनी में अधिक वेतन मिलता है, लेकिन केवल किसी महिला को महिला होने के कारण कम वेतन मिलता है, तो ये एक निर्धनता का एक प्रमुख कारण है लैंगिक असमानता। क्योंकि कार्य तो दोस्तों दोनों बराबर ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अधिक कर रहा हो या कोई कम कर रहा हो, फिर भी उनके वेतन में जो असमानता है वो है। या इसके अलावा एक और कारण हो सकता है महिलाओं को कार्य करने ही नहीं दिया जाए। महिलाएं कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनको पितृसत्तात्मक सोच के कारण उन्हें घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। इसके अलावा अन्य जैसे समाज में सम्मान जैसी अन्य चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। यदि किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पा रहा है समाज में, तो उसके लिए कार्य करेगा, ना कि धन इकट्ठा करने के लिए। तो निर्धनता की हमने ये प्रमुख चुनौतियां देखी फ्रेंड्स। कई चुनौतियां हो सकती हैं, इन प्रमुख चुनौतियों को ही आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में इनकी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। सो फ्रेंड्स, एक बात और मैं बीच में कोड कर दूं इसमें, कि ये जो मैं NCERT की सीरीज लेके आया हूँ, इसके बारे में जो आपको लगातार वीडियोस के जरिए बता रहा हूँ, तो इसका जो लाभ है वो केवल जो क्लास या मान लीजिए कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, या कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, या कंपटीशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि ये उनके स्तर से भी समझाया जाता है, उनके लिए भी आवश्यक होता है कि वो इन चीज़ों को समझें, तभी तो वो कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। तो उनके लिए भी ये सीरीज हम लाए हैं, तो साथ में ही दोनों चीज़ें हम एडजस्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को अपने समक्ष रखकर, सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर के इन चीज़ों को हम बनाते हैं और इन पर मेहनत करते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चुनौतियों को समझ लिया, अब तक हमने चैप्टर की अधिकांश चीज़ों को अच्छे से समझ लिया फ्रेंड्स। निर्धनता की जो चुनौतियाँ हैं उन, इसके अलावा जो फ्रेंड्स इसमें कहानियाँ हैं तो उनको आप पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने चुनौतियों को देख लिया कि निर्धनता को कम करने के समक्ष हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। सामाजिक चुनौतियों को देखा, इसके अलावा हमने जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक चुनौतियाँ, इनको भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इन चुनौतियों का या इन निर्धनता के इन कारणों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य रूप कारण जो प्रभाव होता है वो तो यही होता है कि व्यक्ति अपनी जो आवश्यक सुविधाएं उनको भी उपलब्ध नहीं करा पाता है और वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। जैसे अच्छा भोजन नहीं कर पा रहा, पोषण वाला भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहा, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, स्वयं अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो ये समाज पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले पा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति कैसा होगा, अस्वस्थ होगा, तो वो किसी कार्य को करने में समक्ष जो समर्थ नहीं होगा। तो यह जो कारण रहे और जो चुनौतियां रही, इनका हमारे ऊपर यह इतना ही प्रभाव रहा। यह हमारे देश में व्यापक रूप से फैली हुई है फ्रेंड्स, तो इसको कम करने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन हम एक
सारणी के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार इनमें गिरावट आ रही है एक लंबे समय से। निर्धनता रेखा में जो लगातार गिरावट आ रही है उसको हम देख सकते हैं। तो तालिका में देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो पहली तालिका होगी इसे हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता के अनुपात को समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो निर्धनता अनुपात है किस प्रकार है कि वर्ष 1993 से 94 में जो भारत में निर्धनता का अनुपात का जो योग रहा वो करीब 45% रहा फ्रेंड्स। 2004 से 5 के बीच जो कमी आई निर्धनता में वही करीब 37%। इसके अलावा 2009 से 10 के बीच निर्धनता करीब 30% रह गई और 2011-12 में इसमें करीब 8% की कमी आई और ये 22% पर आकर गिर गई। तो लगातार निर्धनता में कमी आ रही है और हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 2 से 3 वर्ष में निर्धनता रेखा 20% से भी नीचे चली जाएगी। निर्धनता की संख्या करोड़ों मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो संयुक्त योग होता है, ग्रामीण से क्षेत्र और शहरी क्षेत्र इन दोनों का योग मिलाकर हमने संयुक्त योग बनाया तो यह निर्धनता की संख्या हो गई। अनुपात देख लिया, संख्या देख ली। इसके बाद दूसरी सारणी है भारत में निर्धनता सर्वाधिक असुरक्षित। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो निर्धनता में असमानता है वो दिख रही है यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति में 43% निर्धनता है, वहीं अनुसूचित जाति में 29% है। भारतीय निर्धनता अनुपात औसतन करीब 22% है। अनियत कृषि श्रमिक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि श्रमिक है जो अनियत रूप से कार्य करते हैं, कभी कभी कार्य करते हैं, उनको कहते हैं तो उनकी संख्या 34% निर्धनता है। अनियत गैर कृषि श्रमिक हैं जो शहरी क्षेत्र के हैं उनकी 34% है। तो इसको समझने के बाद अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं प्रश्नोत्तरों के लिए एक पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। तो अलग से वीडियो बनाने का कारण केवल यही था फ्रेंड्स कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस चैप्टर में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो जो अगली इसके बाद अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन इसी जरिए आपके पास पहुंचेगा। तो बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिएगा।